हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर, जहां हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में देखते हैं। और यह है चैनल मुख्य रूप से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु लगी हुई है उसका अध्ययन करवाया जाता है यहाँ पर आज जो हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल और इसका जो छायावाद, इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यह यूजीसी नेट से लेकर टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य सभी राज्यों की परीक्षाएं जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं उसमें पूछा जाएगा। और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यानी चुनिंदा प्रश्नों का संकलन हम लेकर आए हैं। और ये 100 प्रश्नों का संकलन है, पर आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। इसी तरह हम इसको 2-3 भागों में पूरा करके इसके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप विश्वास करिए परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न बनेंगे। ऐसे प्रश्नों का लेकर हम आपके समक्ष संकलन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप इसी महत्वपूर्ण संकलन को देखने सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ नेट से संबंधित परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। और इससे पहले हमने जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, नाटक हैं, उपन्यास हैं, जो इकाई 6, 7 और 8 में लगे हुए, उन सभी का परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अध्ययन किया था, जो कि आपकी अभी जो मार्च में परीक्षा हुई है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। और इसके आगे हम अब जो आगे दिसंबर की परीक्षा होगी उससे संबंधित विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष लाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी छायावाद की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर, जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। और यह टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी, क्योंकि अभी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। तो चलिए चलते हैं। और इसका संकलन का सीरीज का जो स्वरूप है वह 1 लाइनर है, क्योंकि इससे समय की बचत होगी और अब हम कम समय में अधिक प्रश्नों को देख सकेंगे और व्याख्यात्मक रूप इसका हम हल करेंगे आज। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुशील कुमार ने 1920 में सरस्वती में प्रकाशित एक लेख हिंदी में छायावाद नाम से शीर्षक से किया। और इस विषय में कुछ विद्वान मुकुटधर पांडे को भी छायावाद का प्रथम प्रयोगकर्ता मानते हैं, पर सर्वमान्य मत सुशील कुमार के संबंध में है। और उन्होंने जो एक लेख प्रकाशित किया था सरस्वती में, उसी में छायावाद, हिंदी में छायावाद शीर्षक से लिखा था, उसमें ही छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और यह कथन उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में लिखा था, जो बाद में छायावाद का शीर्षक सिद्ध हुआ। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। छायावाद तथा जीवन तथा प्रकृति के बीच होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यह टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है, पता नहीं कैसे, ये शब्द नहीं मिलते हैं, ये सुनने में गड़बड़। यहाँ जीवन गलत लिख गया। छायावाद प्रकृति तथा जीवन, छायावाद जीवन तथा प्रकृति के बीच का उद्गीत है। छायावाद के संबंध में यह कथन, यह परिभाषा किसकी है? तो जहाँ उद्गीत शब्द आ जाएगा वहाँ पे यह परिभाषा महादेवी वर्मा जी की दी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। उपरोक्त परिभाषा छायावाद के संबंध में किस आलोचक की है? तो यह प्रसिद्ध आलोचनात्मक जो कथन है, यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। अच्छा, अगला प्रश्न नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। यह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। बाकी कुछ विद्वानों ने पंत जी को माना है, कुछ विद्वानों ने मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना, और कुछ विद्वान जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग कवि को माना गया, पर यदि सर्वमान्य रूप से प्रवर्तक की बात आए तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, छायावादी कवियों की बृहत त्रयी में कौन कौन से कवि शामिल है? तो छायावाद में लघु त्रयी भी है और बृहत त्रयी भी है। देखते हैं बृहत त्रयी के कवियों को। बृहत त्रयी में है छायावाद की, बृहत त्रयी में पहले हैं जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और अगला नंबर है नंबर 2, सुमित्रानंदन पंत। यह भी बृहत त्रयी के कवि हैं, छायावाद की बृहत त्रयी के, और छायावाद की विष्णु कहलाते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह छायावाद के महेश कहे जाते हैं। यह है
कवियों की बृहत्त्रयी। और यदि छायावाद के चार स्तंभों के बारे में पूछा जाए तो यही 3 स्तंभ है और चौथे स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। वह छायावाद की लघु त्रयी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 6, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किस आलोचक ने माना? तो अभी हमने जैसा कि बताया है कि विभिन्न आलोचकों ने अलग अलग कवि को माना है। तो देखते हैं छायावाद का प्रवर्तक पंत जी को किसने माना। तो छायावाद के प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद के संबंध में उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तो उपरोक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न, यह छायावाद के आलोचक रहे, इन्होंने छायावाद नाम से एक लेख भी लिखा है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सर्वमान्य मत से छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आइए देखते हैं। अभी हम ऊपर इसकी चर्चा कर चुके, पर पुनः हम प्रश्न के रूप में इसको देखेंगे। सर्वमान्य मत से डॉक्टर इलाचंद्र जोशी एवं अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। यदि ये पूछे कि इलाचंद्र जोशी ने किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है तो जयशंकर प्रसाद जी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। तो भारतेंदु पत्रिका जो कि वृंदावन से निकलती थी, इसको राधा कृष्ण दास जी निकालते थे और इसी में जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कविता सावन पंचक, यह कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, छायावाद की लघु त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? तो आइए देखते हैं। अभी हमने बृहत्त्रयी को देखा, अब देखेंगे लघु त्रयी। छायावाद की लघु त्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं, यानी तीनों वर्मा ही आते हैं। मैं नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा मैं कहाँ गया? यहाँ इसको मैं कर लीजिए मैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रथम छायावादी कविता किसे माना जाता है और इसके लेखक कौन है? तो देखते हैं हम, प्रथम छायावादी कविता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे की कविता कुकुरी के प्रति, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इसे ही विद्वानों ने प्रथम छायावादी कवि माना है। तो अभी हमने देखा कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है और उनकी कविता कौन है? तो मुकुटधर पांडे की कविता कुकुरी के प्रति, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, इसे ही विद्वानों ने प्रथम छायावादी कविता माना है। और ऊपर सुशील कुमार जी का लेख जो था उसमें उन्होंने छायावादी शब्द का प्रयोग किया और कुछ विद्वान मुकुटधर पांडे के द्वारा भी छायावाद शब्द का प्रयोग करना मानते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो यह भी विवादित प्रश्न ही रहा है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग छायावाद की समय सीमा निर्धारित की है, पर जो सर्वमान्य रूप से छायावाद की समय सीमा रही है हम उसके बारे में देखते हैं। सर्वमान्य रूप में छायावाद का काल है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। क्योंकि विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि पंत जी की जो गिरजे का घंटा नामक कविता थी जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कुछ विद्वान उसी से छायावाद का प्रवर्तन मानते हैं, पर अधिकतर विद्वान जो है यही काल सीमा मानते हैं। और कुछ विद्वान 1937 में जो पंत जी की कविता युगांत प्रकाशित हुई उससे छायावाद के अंत की घोषणा करते हैं, पर सर्वमान्य मत यही था, इसलिए मैंने यहाँ पे यही लिखा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली छायावादी युग की विशेषता मानी गई हैं। प्रश्न नंबर 14, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा। और मित्रों, कामायनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रचना है छायावाद की, और जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इसके सभी सर्गों को आपको याद करना है, इसका प्रकाशन याद करना है। और देखते हैं कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और इसका अंगी रस कौन सा है? शांत रस है।
दर्शन कौन सा है? समरसतावाद है। मुख्य पात्रों में देखते हैं मनु को, श्रद्धा को, इड़ा को और कुमार को। कुमार श्रद्धा और मनु का पुत्र होता है। मुख्य छंद तांटक है और इसमें 15 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है। इसको 1935 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। इसके सभी सर्गों को आपको याद करना है। इसके सभी सर्गों को एक बार हम देख लेते हैं। पहला सर्ग है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा है काम वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्षा, नवां है ईड़ा। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्यानंद, इनको तो हमको बस नाम याद करना है, पर जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए 3 सर्ग हैं जिसमें से है श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा सर्ग। ये 3 सर्ग इनको आपको मुख्य रूप से देखना चाहिए क्योंकि इनके जो सर्ग हैं ये यूजीसी नेट के इकाई 5 कविता के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो उसकी व्याख्या हम अलग से लेके आए, पर अभी हमने आपको ऐसे ही बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15, छायावाद की शक्ति कहलाने वाली महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और देखते हैं छायावाद की शक्ति तथा आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा जी को उनकी यामा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, महादेवी वर्मा जी का काव्य किस दर्शन से प्रभावित है? तो महादेवी वर्मा जी का काव्य बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। और आपको एक बात बता दें को जो छायावाद की चतुष्टयी है जिसमें 4 कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, सुमित और महादेवी वर्मा, ये सभी किसी न किसी दर्शन से प्रभावित रहे हैं। तो जिसमें से जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित रहे हैं और सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे हैं और महादेवी वर्मा जो हैं वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित रही हैं। और जो निराला जी हैं यह भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे ये भी किसी दर्शन से प्रभावित ही रहे हैं। चलिए फिर बताएंगे हम आपको, अभी इसके जब अगले प्रश्न लेकर आएंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। समाधिता, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र और रसबंध जैसी रचनाएं किस छायावादी कवि की हैं? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि तथा छायावाद के विष्णु कहे जाने वाले, यहाँ बीच हो गया है, आप इसको विष्णु करिएगा, छायावाद के विष्णु कहे जाने वाले, विष्णु, इसको विष्णु कर लीजिए, छायावाद के विष्णु कहे जाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत की यह रचनाएं हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, परीक्षाओं में पूछी गई हुई। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो कविताएं चलन में नहीं हैं, जो रचनाएं चलन में नहीं हैं, उनको पूछा जाता है, जिनको आप समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और उन्हीं को पूछा जाएगा। तो आप सभी रचनाओं को, सभी कविताओं को हमको याद करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं 18वां प्रश्न। छायावादी कवि ने किस छायावादी कवि ने हिंदी का प्रथम शोक गीत लिखा? तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ किस होगा। किस छायावादी कवि ने, किस छायावादी कवि ने हिंदी का प्रथम शोक गीत लिखा? तो अपनी पुत्री के निधन के शोक से दुखी होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति नामक जो एक गीत लिखा वह हिंदी का प्रथम शोक गीत कहलाता है। और वह वास्तव में वैसा दुख भरा गीत आज तक कोई लेखक नहीं लिख पाया जैसा निराला जी ने अपनी पुत्री के विषय में लिखा था। वास्तव में बहुत ही मर्मस्पर्शी गीत है और यह भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निराला जी की रचनाओं के अंतर्गत बहुत ही मार्मिक गीत है, जिसमें से इन्होंने अपनी पुत्री के निधन और उसके ससुराल की प्रताड़ना और कैसे उनकी पुत्री जो है कम समय में काल कलवित हो गई उसका उन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतिम कविता कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतिम कविता देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यहाँ पत्रोत्कंठित होगा, पत्रोत्कंठित, पत्रोत्कंठित, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यहाँ षटकोण वाला श होना चाहिए। वैसे आप लोग इतना समझ लेंगे, ये चीज़ गलत हो गई है, थोड़ा इसको पत्रोत्कंठित कर लीजिएगा।
विष बुझा हुआ है। और आपसे हाँ ये कहना था कि यदि आप देखते हैं कोई भी प्रश्नोत्तरी की कोई भी सीरीज़ देखते हैं तो आप पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, और उससे आप ये करें कि जो प्रश्न आपको आते हैं वो आप छोड़ दीजिए, पर जो नहीं आते हैं, जो चीज़ आपको नहीं लगती हो उसको आप लिख लीजिए। तो जब आप परीक्षा के समय रिवीजन करेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें और जो नहीं आती हैं वो एक जगह कलेक्ट मिल जाएंगे और आप उनसे जो है अपना रिवीजन कर सकेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा? कवित्व होगा यहाँ पे, और इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला जी बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी थे। तो यदि ये पूछा जाए कि शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का धनी कौन सा छायावादी कवि था, तो वो थे निराला जी। इसके आगे आज 20 प्रश्नों का ही संकलन है। इसके आगे पुनः हम इसी तरह 20-20, 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम छायावाद के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करेंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी होंगे और परीक्षा में अवश्य ही उनसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सरल सरल प्रश्न हैं कि कामायनी किसकी रचना है, या फिर युगांत किसकी रचना है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, ये प्रश्न तो आप लोगों ने रट लिए होंगे। ऐसे प्रश्न जो बहुत कम देखने को आपको मिले होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे, ऐसे प्रश्नों 100 प्रश्नों का संकलन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों का संकलन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और कभी भी आप परीक्षा चाहे जब हो अपना अभ्यास कार्य नहीं रोकेंगे, हमेशा अभ्यास करते रहेंगे। सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो फिर मिलेंगे इसी आशा के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।